हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त भी होंगे। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे हम, शेड्यूल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो संविधान की जो है अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यदि हम शेड्यूल्स की बात करेंगे, अनुसूचियों की बात करेंगे, तो अनुसूचियों की जो संख्या है वो वर्तमान में 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या अब बढ़कर के 12 हो गई है। तो आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, आंसर होगा 8। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या जो है 12 है। इन 12 अनुसूचियों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। उसमें कौन कौन सी बातें जो है वो दी गई है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची के बारे में, पहली अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है, तो प्रथम अनुसूची में दिया गया है भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नामों की सूची। इसमें भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नामों की सूची दी गई है। नामों की सूची जो है वो इसमें दी गई है। यानी भारत में कौन कौन से तो राज्य होंगे, भारत में कौन कौन से संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी होगी, उनके नामों की लिस्ट जो है वो अनुसूची 1 के अंदर बनाई गई है। और जिनका नाम अनुसूची 1 में दिया गया है उन्हीं को भारत का राज्य और उन्हीं को भारत के केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा। यदि हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और 28 राज्यों के अलावा 8 है आपके संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है भारत में वो है आपके 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इन 28 राज्यों के नाम और 8 संघ शासित प्रदेशों के नाम जो है संविधान की पहली अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में जो है वो दिया गया है। यदि कभी भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है या फिर किसी एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाया जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर प्रथम अनुसूची में भारत की संसद जो है वो संशोधन करती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि थोड़े दिनों पहले ही 2014 में एक नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना, और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। भारत में राज्यों की संख्या 2014 में राज्यों की संख्या 29 थी, और ये संख्या जो है ये 2019 में आते आते 28 हो जाती है। 2019 में आते आते ये हो गई 28, यानी एक राज्य जो है भारत में हो गया कम। वो जो राज्य कम हुआ था वो था आपके जम्मू कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ये घोषणा की कि जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं होगा। जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर दिया गया और वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार से राज्यों की संख्या अब 29 से घट करके कितनी हो गई है, अब 29 से घट करके 28 हो गई है। कब हुई है ये, 2019 में। तो 2019 के बाद में राज्यों की संख्या कितनी है, अब वर्तमान में 28 है। इसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बढ़ने के साथ ही 9 हो जाती है। पहले 7 थे आपने यहाँ पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उनकी संख्या 2 आपकी यूनियन टेरिटरी जब नहीं बन जाती है तो उनकी संख्या 9 हो जाती है। लेकिन इनकी संख्या वर्तमान में 8 है, क्योंकि 2020 में 2 अपने यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश थे। एक तो था दादर नागर हवेली और दूसरा था आपके दमन दीव।
दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिला करके और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब बनाया गया ये? तो ये बनाया गया था आपके 2020 में। जनवरी 2020 के अंदर दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो आपके 8 है। ये आपके प्रथम अनुसूची है। यदि हम बात करेंगे सेकंड शेड्यूल की दूसरी अनुसूची की, जिसका संबंध है वेतन भत्तों से। किसके वेतन भत्ते हैं? तो संघ व राज्य के कुछ पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। कुछ पदाधिकारियों के, कुछ प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, कुछ पदाधिकारियों के, संघ व राज्य के कुछ पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। वेतन भत्ते, सैलरी और अलाउंस का उल्लेख किया गया है संविधान की दूसरी अनुसूची में। अब कुछ पदाधिकारियों में कौन कौन आएंगे, संघ के कौन कौन से पदाधिकारी होंगे और राज्य के कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो एक तरफ मैं लिखता हूं यहां पर संघ। संघ का मतलब हो गया भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो जाएगा। और एक तरफ मैं लिख देता हूं राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कौन कौन से पदाधिकारी है। पहले अपन केंद्र की बात कर लेते हैं। तो केंद्र में एक तो है आपके भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा जो है आपकी राज्यसभा, यदि हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में 2 पदाधिकारी है। एक तो है आपके सभापति यानी चेयरमैन, और एक है आपके उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन, उपसभापति। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे लोकसभा की, तो लोकसभा में भी 2 पदाधिकारी इसमें शामिल है। एक तो है लोकसभा का अध्यक्ष और एक है लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और एक है लोकसभा का उपाध्यक्ष। और एक है आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, या मैं लिख सकता हूं इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। और सबसे लास्ट में इसमें आएगा CAG, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी ये संघ सरकार के कुछ पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। यदि हम राज्य सरकार की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की यदि हम बात करेंगे, तो राज्य सरकार के कौन कौन से पदाधिकारी हैं? तो राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति है उसी प्रकार से राज्य में कौन होंगे? राज्य में हो जाएंगे आपके राज्यपाल। इसी प्रकार से यदि केंद्र में राज्यसभा है तो उसी प्रकार से राज्य में क्या होती है? विधान परिषद। और विधान परिषद के दोनों पदाधिकारी यानी सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति दोनों इसमें शामिल होंगे। इसी प्रकार से जैसे केंद्र में लोकसभा है उसी प्रकार से राज्य में क्या है? विधानसभा। तो विधानसभा के कौन कौन से पदाधिकारी होंगे? विधानसभा में हो जाएगा आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे, इधर सुप्रीम कोर्ट है तो इधर आप क्या जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। क्लियर है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं या राज्य सरकार में जो मंत्री होते हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख इस अनुसूची के अंदर नहीं किया गया। ये सेकंड शेड्यूल है। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल की तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध है संघ व राज्य के कुछ पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। शपथ का प्रारूप, केंद्र व राज्य के कुछ पदाधिकारियों की शपथ, ओथ, प्रतिज्ञान जिसको बोलते हैं, शपथ का प्रारूप दिया गया है। उसमें कुछ पदाधिकारी सेंटर के हैं, कुछ पदाधिकारी जो है स्टेट के हैं। कौन कौन है? यदि हम बात करेंगे राज्य की, इधर बात करेंगे केंद्र की, या मैं लिख देता हूं संघ सरकार में कौन कौन से पदाधिकारी होंगे और राज्य सरकार में कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, दोनों की अपन बात कर लेते हैं। संघ की यदि हम बात करेंगे तो संघ सरकार में सांसद पद का उम्मीदवार, MP पद का जो उम्मीदवार, सांसद प्रत्याशी कह सकते हैं। सांसद प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ते समय उसको एक शपथ लेनी पड़ती है। चुनाव का जब नामांकन दाखिल करता है उस समय उसको शपथ लेनी पड़ती है। तो सांसद प्रत्याशी की शपथ का उल्लेख किया गया है। जब वो चुनाव जीत जाता है तो सांसद के रूप में जो शपथ लेता है
उसके पद का उसका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। जब वो मंत्री बन जाता है तो मंत्री पद की शपथ लेता है, उसका प्रारूप भी इसी अनुसूची में 3rd शेड्यूल के अंदर ही दिया गया है। यदि हम बात करेंगे इसके अलावा आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके शपथ का प्रारूप है। साथ ही इसमें शपथ का प्रारूप दिया गया है आपके CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यदि हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य में जिस प्रकार से सांसद प्रत्याशी होता है केंद्र में, उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है, विधायक प्रत्याशी। वो चाहे विधानसभा का सदस्य है या विधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं MLA और MLC। तो विधायक प्रत्याशी कोई भी जो है विधानसभा या विधान परिषद का जो सदस्य है, वो चुनाव जब लड़ता है तो विधायक प्रत्याशी के रूप में पद की शपथ लेता है। इसके बाद में जब वो विधायक बन जाता है तो विधायक के रूप में शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद में जब वो है मंत्री बन जाता है तो मंत्री पद के रूप में शपथ लेता है। इसके अलावा जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया। तो ये पदाधिकारी, इसमें पांच इधर केंद्र में है और 4 है राज्य में, कुल मिलाकर के 9 पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया। किस किस के शपथ का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया, यह भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, नोट लगा करके इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें एक तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है। इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप नहीं है। और राज्य की बात करेंगे तो इसमें राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं है, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्यों नहीं है? क्योंकि इनके शपथ का प्रारूप हमें संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 159 आर्टिकल 159 में दिया गया। 3rd शेड्यूल के बाद में यदि हम बात करेंगे 4th शेड्यूल की, चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा सीटों का बंटवारा दिया हुआ है। राज्यसभा सीटों का बंटवारा या राज्यसभा सीटों का हम कह सकते हैं विभाजन, राज्यवार। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इसका उल्लेख किया गया है संविधान की चौथी अनुसूची के अंदर। तो भारत में 28 तो राज्य हैं, यानी भारत में यदि हम बात करेंगे तो भारत में 28 राज्य, और इसके अलावा 28 तो राज्य, और 28 राज्यों के अलावा 2 है आपके संघ शासित प्रदेश, जहां पर फिलहाल 3 जहां पर फिलहाल जो है केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या दी गई। कुल मिलाकर के भारत में 31 क्षेत्र, 28 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। बाकी के जो 5 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें राज्यसभा सीटों की संख्या 1 भी नहीं है, यानी 0 है। यदि मैं राज्यों की बात करूं तो भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें हैं, यदि हम इसकी बात करेंगे तो हम सभी 28 के नाम तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम के जो है अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या भारत में किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है, 31। यदि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे अधिक राज्यसभा सीटों की संख्या कहां पर है, तो यूपी के बाद में सबसे ज्यादा सीटों की संख्या है आपके महाराष्ट्र में, और ये संख्या है 19। यदि हम महाराष्ट्र के बाद में 3rd नंबर बात करेंगे तो तमिलनाडु होगा, और तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 16 है। यदि मैं 4th नंबर की बात करूंगा तो 4th पर है आपकी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ में तमिलनाडु में 18 है। पश्चिम बंगाल के साथ में संयुक्त रूप से आपके बिहार है, और बिहार में भी राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16 है। यदि आप राजस्थान की बात करोगे, राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राजस्थान में राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो महज आपके 10 है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। ये तो मैक्सिमम की बात है। यदि आप मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम के अंदर भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या एक ही है। 8 राज्य हैं भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीटों की संख्या कितनी है, एक है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो यह है आपके अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, इसके अलावा आपके गोवा, सिक्किम और नागालैंड। तो ये भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, एक है।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और गोवा, सिक्किम और नागालैंड, ये भारत के 8 स्टेट हैं जहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या एक है। ये सबसे कम है, मिनिमम है सबसे। और भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या 2 है, ऐसा कोई राज्य नहीं है। 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश भारत में ऐसे कितने हैं? 3। भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश है। और 3 कौन कौन है? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। पहला है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है। दूसरा नंबर पर है इसमें दिल्ली, और दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और तीसरी पोजीशन पर है यहाँ पर पुडुचेरी, और पुडुचेरी में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, कुल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों की संख्या 4, 3, 7 और 1 8 है। 4 जम्मू कश्मीर में है, 3 दिल्ली में है और 1 है पुडुचेरी में। तो ये राज्यसभा सीटों का बंटवारा दिया गया है संविधान की 4th शेड्यूल में। संविधान की 5वीं अनुसूची है। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए। यानी भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो आपके लिस्टेड शेड्यूल्ड जो आपके एरियाज हैं, जहां पर जनजातियां बहुत अधिक मात्रा में रहती है, ट्राइब्स बहुत अधिक मात्रा में रहती है, ऐसे क्षेत्रों को भारत के जो राष्ट्रपति है वो चिन्हित करते हैं। और उन क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण संबंधी कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनका उल्लेख किया गया है संविधान की 5वीं अनुसूची में। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए। इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, इसका संबंध भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से है, लेकिन इसमें 4 विशेष राज्यों की बात की गई है। 4 विशेष राज्य इसमें दिए गए हैं। तो 4 विशेष राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 विशेष राज्य हैं आपके मेघालय, मणिपुर, आपके मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। त्रिपुरा और असम, इन 4 राज्यों के प्रशासन या इन राज्यों के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के, इन 4 राज्यों के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान, प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और 5वीं में तो पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। लेकिन 6 में केवल इन 4 स्टेट के लिए है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में है केंद्र व राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य के बीच में, केंद्र व राज्य के बीच में, केंद्र व राज्य के बीच में सीटों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा कह सकते हो, या इसको हम कह सकते हैं कार्यों का विभाजन, कार्यों का विभाजन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। कार्यों को विभाजित किया गया है, कार्यों को डिवाइड किया गया है। या मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं कि भारत के अंदर जो पावर्स हैं, जो आपके कानून निर्माण की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को सेपरेट किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पावर्स जो है उनको जो है
डिवाइड किया गया है, उनका विभाजन किया गया है। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है और इसके तहत 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। ये 3 प्रकार की सूचियां कौन कौन सी है? तो ये 3 प्रकार की सूचियां हैं आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की जो सूचियां हैं, ये 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है 7वीं अनुसूची के तहत। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को डिवाइड करने के लिए, विषयों का विभाजन करने के लिए 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। क्या है इन सूचियों में? तो इन सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए हैं, कार्य रखे गए हैं, उनकी सूचियां रखी गई है। संघ सूची में जितने भी विषय रखे गए हैं, उन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के पास में होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऐसे विषय जिनको संघ सूची में रखा गया है, उन पर कानून केवल भारत की संसद बना सकती है। राज्य सूची के अंदर जिन विषयों को रखा गया है, उन पर कानून निर्माण की जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है, यानी राज्य का विधानमंडल उनके ऊपर कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में जिन विषयों को रखा गया है, उन पर कानून निर्माण की जो शक्ति होती है वो दोनों ही गवर्नमेंट के पास होती है, यानी ऐसे विषयों पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। संसद और राज्य का विधानमंडल दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि यदि दोनों ने जो कानून बनाए हैं उनमें टकराव हो गया, तो संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में समवर्ती सूची के किसी विषय पर सेंटर ने भी कानून बनाया, स्टेट ने कानून बनाया, दोनों के मध्य टकराव हुआ तो क्या होगा? टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। अच्छा, कितने विषय हैं इसमें? संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में जो विषयों की संख्या है वो 100 है। पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले 66 थे। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले 47 विषय हुआ करते थे। तो ये 7वीं अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बांट दिया गया है, विषयों का विभाजन कर दिया गया। 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, संवैधानिक भाषाएं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कह सकते हो, संवैधानिक भाषाएं या संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। संवैधानिक भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करेंगे तो मूल संविधान के अंदर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं थी उनकी संख्या थी 14, लेकिन वर्तमान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, यानी 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर स्थान दिया गया है। पहले इनकी संख्या 14 हुआ करती थी। अभी 14 से 22 कैसे हुई? तो 14 से 22 करने के लिए 8वीं अनुसूची के अंदर संशोधन करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? कितने संविधान संशोधन हुए हैं जिनके माध्यम से 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर के 22 हो जाती है? 3 संविधान संशोधन आपको ध्यान रखने हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 3 संविधान संशोधन है जो आपको याद रखने हैं। एक तो है 21वां संविधान संशोधन, और 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 के अंदर। एक है आपके 71वां संविधान संशोधन, और ये होता है आपके 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में। एक है आपके 92वां संविधान संशोधन, और ये होता है आपके 2003 में। ये 3 संविधान संशोधन ध्यान रखने हैं, 21वां, 71वां और 92वां। और इन तीनों संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई, और 15वीं भाषा जोड़ी गई आपकी सिंधी। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई है? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में इसको स्थान दिया गया है। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई है। 3 भाषाएं कौन कौन सी? तो 16वीं, 17वीं और 18वीं, कुल मिलाकर के 3 भाषाएं एक साथ जुड़ी। 16वीं भाषा के रूप में जुड़ती है नेपाली भाषा, 17वीं भाषा के रूप में जुड़ती है आपकी मणिपुरी, और 18वीं भाषा के रूप में जुड़ती है आपके कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जो है एक साथ जुड़ी है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जुड़ी है, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। ये 4 भाषाएं एक साथ जुड़ी है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कौन कौन सी? तो इसमें है बोडो, डोगरी, मैथिली
और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं एक साथ जुड़ी है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई है? 22 भाषाएं होगी। ध्यान रखना, ये जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं के अंदर, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अंग्रेजी भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। हिंदी भाषा शामिल है। हिंदी भाषा जो है इन 22 भाषाओं में शामिल है। संस्कृत भी शामिल है। संस्कृत भी इन 22 भाषाओं में है। उर्दू भी इन 22 भाषाओं में है। लेकिन अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं। और राजस्थानी भी शामिल नहीं, अभी तक राजस्थानी को मान्यता जो है दर्जा प्रदान नहीं किया गया। चलिए, तो ये आपके है 8वीं अनुसूची। आगे चलते हैं अपने 9वीं अनुसूची। हमने कहा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 ही थी, बाकी की जो अनुसूचियां आपकी बड़ी है 12 हुई है, तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से हुई है। यदि हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जुड़ी है प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। और ये पहला संविधान संशोधन कब होता है? 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसका संबंध है भूमि सुधार कानून से। भूमि सुधार कानून से संबंधित है। भूमि सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार कानून से जो है संबंधित है 9वीं अनुसूची। और इसके बाद यदि हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची का जो संबंध है, 10वीं अनुसूची अच्छा कब जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है आपके 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और इसका जो संबंध है, इसका संबंध जो है वो है आपके दल बदल कानून से। दल बदल कानून से इसका संबंध है। दल बदल कानून का मतलब है कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव जीतने के बाद में अपनी पार्टी चेंज करता है, अपना राजनीतिक दल परिवर्तित कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून लगता है और उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये जोड़ा गया है आपके 52वां संविधान संशोधन 1985। यदि हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, तो ये भारतीय संविधान में जुड़ी है 73वें संविधान संशोधन 1992। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसका संबंध जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से, इसका संबंध पंचायती राज संस्थाओं से। और पंचायती राज संस्थाओं को इस अनुसूची के तहत 29 विषय सौंपे गए हैं, 29 कार्य सौंपे गए हैं, 29 शक्तियां जो है वो सौंपी गई है। तो 11वीं का संबंध पंचायती राज से है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। और अंतिम आपकी अनुसूची है 12वीं अनुसूची, जिसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया है। और जिसका संबंध जो है, इसका संबंध नगरीय निकाय से, शहरी निकाय से। नगरीय निकाय का मतलब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये जो नगरीय निकाय है, इन नगरीय निकायों को विषय, शक्तियां और प्राधिकार सौंपे गए हैं। और कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इन नगरीय निकायों को 18 विषय सौंपे गए हैं 12वीं अनुसूची के तहत। तो ये कुल 12 अनुसूचियां हैं जो कि भारतीय संविधान में दी गई है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। नए टॉपिक के साथ में फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।